बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 31 की पार्ट 3 की वीडियो को। पार्ट 2 की वीडियो में हमने ओपियोइड्स के एक्यूट इफेक्ट को डिटेल से पढ़ा था और इस डायग्राम की वजह से मैंने बताया था याद करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इनको। अब पार्ट 3 की वीडियो में हम देखेंगे क्रोनिक इफेक्ट्स को। यहाँ पे क्रोनिक इफेक्ट्स में बेसिकली एक तरह से कह लो ओपियोइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने आपको बताई हुई हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास टॉलरेंस। एज द नेम इंडिकेट्स, टॉलरेंस का मतलब है बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ओपियोइड्स को टॉलरेट करना शुरू हो जाती है, ओपियोइड्स के अगेंस्ट बर्दाश्त डेवलप होना शुरू हो जाती है। यानी कि शुरू में अगर एक ओपियोइड देने से इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, या कह लो एनर्जीजिया वो की पावर समझ लो 10, इतना ज़्यादा पेन किलर इफेक्ट हो रहा था ओपियोइड का। तो जब काफ़ी देर हम ओपियोइड देते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी आदी होना शुरू हो जाती है ओपियोइड के, और ओपियोइड देने के बावजूद एनर्जीजिया थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो कह लो कि बहुत देर जब आप ओपियोइड देते रहोगे तो शायद अब आपको पहले मॉर्फिन देने से अगर इतना इफेक्ट हो रहा था, तो अब मॉर्फिन देने से शायद सिर्फ इतना ही इफेक्ट हो, 3 जितना इफेक्ट हो। ठीक है। वेरी सिमिलरली जो दूसरे इफेक्ट जैसे सिडेशन है, शुरू में ओपियोइड ज़्यादा सिडेशन कॉज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, बॉडी आदी हो जाएगी। शुरू में उस ओपियोइड खाए तो नींद आई, लेकिन जब काफ़ी अर्सा खाते रहेंगे तो वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता 2 ओपियोइड के इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट बॉडी में टॉलरेंस डेवलप नहीं होती। वो कौन से 2 हैं मैंने पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन और नंबर 2 मायोसिस। ये 2 इंपॉर्टेंट किस तरह से कॉन्स्टिपेशन है वैसे ही देखेंगे सिनेरियोज के अंदर, अक्सर वो कॉन्स्टिपेशन का जिक्र जरूर करेंगे जब वो आंसर में ओपियोइड आपसे चाह रहे होंगे। और मायोसिस खासतौर पर जब पॉइजनिंग का पेशेंट आ रहा होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी पिन पॉइंट प्यूपल्स होती हैं। सही की बात। ये टॉलरेंस क्यों डेवलप होती है? तो बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं ओपियोइड्स के, उनकी अनकपलिंग होना शुरू हो जाती है, वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप होती है। जब जाहिर बात है बहुत देर रहेंगे तो आगे रिसेप्टर्स जो है वो उनकी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। और अगर हम इस टॉलरेंस को अवॉइड करना चाहते तो क्या करें? एक बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपियोइड के 3 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, म्यू रिसेप्टर्स, कापा रिसेप्टर्स, डेल्टा रिसेप्टर्स। डेल्टा रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। तो अगर हम डेल्टा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देंगे तो इसका मतलब है ओपियोइड के टॉलरेंस को काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकेंगे। ठीक है। तो डेल्टा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसा कि केटामीन, इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एनएमडीए रिसेप्टर्स पे कौन ऐड करता है? ग्लूटामेट। तो आप ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट भी कह सकते हो और एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कह सकते हो। सही है। तो इन दोनों से टॉलरेंस को हम प्रिवेंट करते हैं। एक और बात यह है कि जो ओपियोइड्स की टॉलरेंस है ना, उसमें क्रॉस टॉलरेंस भी होती है। क्रॉस टॉलरेंस का क्या मतलब है कि अगर मॉर्फिन की बॉडी आदी हो गई है, अब मॉर्फिन को उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मॉर्फिन उतना पेन का इफेक्ट नहीं कर पा रहा, आप कोई और ओपियोइड दोगे तो वो उसके अगेंस्ट भी बॉडी में टॉलरेंस होगी। ये नहीं है कि अगर मॉर्फिन बेकार हो गया तो कोई और दोगे तो वो बिल्कुल 100% काम करेगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस, कि अगर एक ओपियोइड से टॉलरेंस हो गई है तो मिसाल के तौर पे हमने दूसरा ऑक्सीकोडोन दिया, या हमने मिसाल के तौर पे फेंटानिल दे दिया। ठीक है। तो अब मॉर्फिन से टॉलरेंस आ गई, जब आप फेंटानिल दोगे तो फेंटानिल 10 जितना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि क्रॉस टॉलरेंस है, लेकिन कंप्लीट क्रॉस टॉलरेंस नहीं है। जिसकी वजह से होता यह है कि जब आप कोई और ओपियोइड देते हो तो वो ऑल्दो इतना इफेक्ट तो नहीं कर पाता, लेकिन इतना कम भी नहीं करता, बॉडी में फिर भी कुछ ना कुछ असर प्रोड्यूस कर ही लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लो 7 तक चला जाएगा इसका पेन किलर इफेक्ट। सही हो की बात। तो इसलिए हम ओपियोइड जब किसी को लॉन्ग टर्म में देने होते हैं तो हम क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। कुछ ऐसा मॉर्फिन खाएगा, उससे तो थोड़ी टॉलरेंस डेवलप होगी तो हम थोड़ा सा फेंटानिल दे देंगे। ऑल्दो ये उतना इफेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन चलो फिर भी मॉर्फिन से कुछ ना कुछ बेहतर नताए जाना शुरू हो जाएंगे, फिर हम कोई और ड्रग दे देंगे। तो इस तरह हम लोग ओपियोइड्स को बदलते रहते हैं। इसको उन्होंने यहाँ पे टर्म यूज़ की हुई है, ओपियोइड रोटेशन करते रहते हैं। डन की बात। नेक्स्ट आता है आपके पास डिपेंडेंस। डिपेंडेंस भी नाम से जाहिर है, इंसान की बॉडी ओपियोइड्स पर डिपेंडेंट हो जाती है। जब बहुत अरसा ओपियोइड्स खा रहे हो, अब बॉडी ओपियोइड्स की आदी हो गई है, ओपियोइड्स को बर्दाश्त करी है, ओपियोइड्स के होने के बावजूद सिडेशन वगैरह के सिडेशन इतनी नहीं हो पा रही, एनाल्जेसिया इतना नहीं हो पा रहा, ये बात पढ़ चुके हैं हम टॉलरेंस में। तो अब होगा ये, अगर आपने अचानक छुड़वा दिया तो बॉडी तो आदी हो गई हुई थी ओपियोइड्स की, अब जब अचानक ओपियोइड्स छुड़वाएंगे तो अब नींद दोबारा ख़राब होना शुरू हो जाएगी, अब इंसान को नींद आया ही नहीं करेगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि उस पर फिजिकल डिपेंडेंस होती है बॉडी की। अब फिजिकल डिपेंडेंस पता है क्या है? बेसिकली देखो 2 तरह की डिपेंडेंस होती है ना। एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, कि बंदा एक नशे का आदी था, जब वो नशा छोड़ा तो उसको कहता है नहीं मेरा दिल कर रहा है। एक तो ये बात हो गई। लेकिन फिजिकल डिपेंडेंस में ये होता है कि बॉडी नशे की इतनी आदी हो गई थी कि जब वो नशा छुड़वाया तो उस इंसान के अंदर वाकई में सिम्टम आना शुरू हो गए। उसको बुखार हो गया, उसको ज़ुकाम हो गया, उसको इस तरह ये लैक्रिमेशन होना शुरू हो गई, उसको गूज फ्लैश, ये मसल जिसम में दर्द होना शुरू हो गया, डायरिया हो गया, नींद आना शुरू हो गई। तो ये सिम्टम्स एक्चुअल में बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इनको हम विड्रॉल सिम्टम्स भी कहते हैं। इन सिम्टम्स को हम मिला के, अब क्या हुआ है, ओपियोइड छुड़वाने पे सिम्टम आया ना, एब्सटेन करने सिम्टम आया, तो इसको हम कहते हैं एब्सटिनेंस सिंड्रोम।
सही है। इसमें होता क्या क्या कुछ है, राइनोरिया जैसे कि जुकाम वगैरह, लैक्रीमेशन, चिल्स, गूज फ्लैश, मसल एक्स, मशल कह दिया मैंने, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप ना सिर्फ ओपियोइड छुड़वाओ बल्कि ओपियोइड छुड़वाओ भी और साथ ओपियोइड एंटागोनिस्ट भी देना शुरू कर दो, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सिम्टम आएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेटेड विड्रॉल। सही की बात की उल्टा हमने ओपियोइड एंटागोनिस्ट देना शुरू कर दिए हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास हाइपर एल्जीजिया का। यार ये बड़ी एक अजीब सी बात है। ओपियोइड हम क्यों देते हैं आमतौर पे? पेन को ख़त्म करने के लिए, पेन किलर के तौर पर देते हैं। ठीक है, एन एल्जीजिया, एल्जीजिया मतलब पेन हो गया ना, तो एन एल्जीजिया पेन को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर एल्जीजिया। तो कभी कभी जब बहुत लॉन्ग टर्म हम ओपियोइड्स को देते हैं तो वो बजाय इसके पेन को ख़त्म करें, वो पेन की सेंसेशन को मज़ीद बढ़ा देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। इट इज़ अ वेरी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। सारी बात है, हम जो काम करने जा रहे हैं उसको अपोजिट इफेक्ट हो गया, तो ये तो बहुत ही मसले की बात है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मैम का जैसे हाइपर एल्जीजिया क्यों होता है। तो ऑल्दो ये सब बच्चों को आता नहीं होता है, लेकिन ये बात पता होना तो बड़ी एक इम्प्रेस करने वाला पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट हो जाता है इनफैक्ट। तो वाइवा के अंदर भी आप बताओ कि मैम ओपियोइड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में हाइपर एल्जीजिया भी कॉज कर सकते हैं। फिर अगर आपसे मैं कहते पूछे थोड़ा बहुत अगर आप बता दो कि मैम बेसिकली डायनॉर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के अंदर डायनॉर्फिन्स रिलीज होते हैं, और उनके इन्फ्लेमेशन की वजह से, उनके इफेक्ट्स की वजह से है। बहरहाल कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है इसका मैकेनिज्म। तो जी मैम कहेंगे क्या बात है जी, बच्चा ओपियोइड्स बहुत ही अच्छे पढ़ के आया हुआ है। ओके होगी बात। तो हमने क्रोनिक इफेक्ट्स में 3 चीज़ें, टॉलरेंस, डिपेंडेंस और हाइपर एल्जीजिया डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ ओपियोइड्स की तरफ। भाईजान, पार्ट 1 की वीडियो में, पार्ट 2 की वीडियो में एक निमोनिक मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा और निमोनिक आपको बता रहा हूँ। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्या था ये निमोनिक? ओपियोइड्स कफ को ख़त्म करते हैं, पेन को ख़त्म करते हैं, डायरिया ख़त्म करते हैं। ये तीनों काम ओपियोइड्स करते हैं ना, ठीक है। तो जब हम क्लिनिकल यूजेस पढ़ेंगे तो 3 मेन क्लिनिकल यूजेस यही हैं। ये देखो, पेन को ख़त्म, एनाल्जेसिया, कफ को ख़त्म, कफ सप्रेशन, डायरिया ख़त्म। ठीक है, ये 3 मेन क्लिनिकल यूजेस हैं। तो अगर आपको SEQ आता है और आप सिर्फ ये 3 लिख देते हो तो चलो कुछ ना कुछ गुजारा आपका हो जाएगा। तो ये 3 ज़रूर याद रखो। COPD एक्यूट इफेक्ट्स में भी ये तीनों आपके पास आए थे, एनाल्जेसिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स और एंटीट्यूसिव, ठीक है, एंटी कफ यानी कि। तो ये COPD जो है ना, वो आप अक्सर सवालों के जवाब में लिख सकते हैं घुमा फिर आके। अच्छा जी, सबसे पहले बात की जाए एनाल्जेसिया की, तो कांस्टेंट मॉडरेट टू स्वेयर पेन के अंदर हम लोग ओपियोइड्स देते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। और किस फॉर्म में देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे ना फार्माकोकाइनेटिक्स उन्होंने डिस्कस की हुई है। ज़्यादातर वो बता रहे हैं कि ओरल फॉर्मुलेशन होती हैं, लेकिन अब आपके पास बकल सपोजिटरीज और ये पारेंटल वगैरह भी हम देना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब एक और बात यह है कि अगर हम चाहते हैं ना कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स कम आए, तो देखो ओपियोइड्स ने या एनाल्जेसिक्स ने पेन किलर का इफेक्ट सीनस में करना है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन जगहों पे करना है। तो हम कहते हैं यार बाकी सारी बॉडी में इसके ज़्यादा इफेक्ट्स ना आए, तो हम फिर क्या करते हैं, एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट की हल्की सी एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन दे देते हैं, ताकि पेन वाला इफेक्ट ख़त्म, पेन किलर हो भी जाए और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स ना आए। सही होगी बात? चलो वेरी गुड। फॉर लेस स्वेयर पेन इन क्रोनिक सेटिंग हम लोग उसको दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन, NSAIDs के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। वैसे ओपियोइड्स आमतौर पे ज़्यादा स्वेयर पेन्स में जाके ही देना शुरू करते हैं, छोटी मोटी पेन्स में हम दूसरे ड्रग्स दे लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कफ सप्रेशन। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमारा जो कफ का वो जो रिफ्लेक्स होता है वो नशे हो जाता है बेचारा, तो उसको वो उतना सही से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में, वो भी नशे हो जाता है। नशे होने से मुराद है कि वो उतना सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, इसको इनहिबिट हो जाता है, ऐसे कह लो। सही हो गया। तो यहाँ पे आपके पास वो भी इनहिबिट हो गया, तो अच्छी बात है। चलो खांसी नहीं आएगी बंदे को। कौन कौन से ड्रग्स है जी? कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, ये दोनों यूज़ कर रहे होते हैं। अलबत्ता जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है वो जब हम लार्जर डोजेज में देते हैं तो उसके सिम्टम आते हैं हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, एक्साइटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है अभी। अब आपसे पूछें कि ये जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं ये क्यों आए हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन सिर्फ ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम नहीं करती, बल्कि कुछ एडिशनल साइट्स पे भी काम कर रही होती है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे, सिग्मा रिसेप्टर्स पे, इसी तरह सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक पे भी इफेक्ट रख रही होती है। तो मुख्तलिफ जगहों पे एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मल्टीपल सिम्टम आते हैं। याद रखने वाली बात जेब में रखें, कफ सप्रेशन कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन करवाता है, और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की हायर डोजेज अदर साइड इफेक्ट्स भी कॉज करते हैं। बस इतना भी याद रख लो तो काफ़ी है, ठीक है। फालतू बातें बहुत याद करने की जरूरत नहीं होती। आ गया जी ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया दो सिंपल सी बातें हैं। डायरिया के अंदर हम लोग कौन से ड्रग्स देते हैं? डायफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड, क्योंकि एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जारी बात है, जब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो डायरिया ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से आपके ओपियोइड्स कॉन्स्टिपेशन कॉज भी करते हैं।
लेकिन हम लोग इनका जो अब्यूज़ पोटेंशियल है कि बंदा ये ना हो कि पेट ख़राब की दवाई खाने गया था और नशई हो गया, मतलब अब्यूज़ करना शुरू हो गया है, ओपियोइड बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो गया। आई एम सॉरी, मैं नशई का वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा यार वो चीज़ें समझना आसान होती है ना, इसलिए ऐसी बातें कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, तो होगा बेसिकली क्या, हम चाहते हैं कि दोनों ड्रग से कम हो। तो डायफेनॉक्सिलेट के बारे में तो हम ये करते हैं कि दवाई में डायफेनॉक्सिलेट के साथ थोड़ा सा एट्रोपिन मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब बंदा अगर उसको थोड़ा सा मज़ा आएगा ना डायफेनॉक्सिलेट से, तो वो दवाई ज़्यादा खाएगा। अब दवाई ज़्यादा खाएगा तो एट्रोपिन ज़्यादा जाने की वजह से उस बंदे में सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। हार्ट बीट तेज़ हो गई है, रेडनेस होना शुरू हो गई है, वो बंदा कहता है नहीं नहीं यार ये ज़्यादा नहीं खानी मैंने, ठीक है। तो ये हमें एक शरारत करता है छोटी सी, कि डायफेनॉक्सिलेट दिया इलाज के लिए और एट्रोपिन इसलिए दिया कि ये ज़्यादा ना खाए, ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन ना करे ये बंदा। ओके हो गया, क्योंकि अगर उसको अकेले डायफेनॉक्सिलेट मिल गई तो वो तो मज़े में रहेगा, कहेगा पेट क्या भाड़ में, मैं तो खाई जा रहा हूँ डायफेनॉक्सिलेट, मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा, और दूसरा जो लोप्रामाइड है इसका तो भाई ये वैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं करती, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोप्रामाइड वैसे ही यूफोरिक इफेक्ट्स, वो खुशी वाले इफेक्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं करती, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। सही हो गया। तो तीन जो हमने सीओपीडी में डिस्कस किए थे कि कफ को खत्म करता है, पेन को खत्म करता है, डायरिया खत्म करता है, वो तो हमने पढ़ लिए। उसके अलावा तीन और बताए हुए हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए मॉर्फिन दी जा सकती है, जो हीमोडायनामिक एक्शन होंगे तो दही एडिमा को प्रिवेंट कर लेगा। फिर आ जाता है आपके पास एनेस्थीसिया के अंदर भी ओपियोइड्स होते हैं। कौन कौन से ओपियोइड, मतलब इसमें यह है कि जब हम ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले जब बंदे को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसमें आपको पता है मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स भी होते हैं, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स भी दे रहे होते हैं, साथ हम ओपियोइड्स भी देते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है ओपियोइड्स का सिडेशन वाले इफेक्ट्स भी हैं, तो वो वाले भी कॉज करेंगे और पेन को भी प्रिवेंट करेंगे। तो सर्जरी के अंदर एक बड़ा अहम रोल है ओपियोइड्स का। अब ओपियोइड डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए भी ओपियोइड्स ही यूज़ करते हैं। ये बड़ी मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है। किस तरह से ओपियोइड्स यूज़ करते हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है। ओपियोइड डिपेंडेंस हो गई है एक बंदे को, वो थोड़े से ओपियोइड्स खाता है, उसको एक खुशी मिलती है, थोड़ी देर बाद ओपियोइड का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसमें विड्रॉल सिम्टम आना शुरू होते हैं, वो दोबारा ओपियोइड खाता है, खुशी मिलती है। सही हो गया। तो अब हमने कोई ऐसा ओपियोइड ढूंढना है जो कि दो काम करे। एक तो ये कि इतनी ज़्यादा खुशी ना कॉज करे, क्योंकि अगर इतनी खुशी कॉज की तो वो फिर ड्रग खाता रहेगा। और दूसरा ये कि जल्दी विड्रॉल सिम्टम्स ना आए, ताकि दोबारा उसको दवाई खाने की तलब ना हो। तो ये जो ड्रग्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा एगोनिस्ट नहीं होते, फुल एगोनिस्ट नहीं होते, लेकिन इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, ताकि विड्रॉल सिम्टम बहुत देर बाद जाके आएँ। ठीक है, तो मेथाडोन इज़ अ लॉन्गर एक्टिंग ओपियोइड। मेथाडोन देते हैं हम ओपियोइड की डिपेंडेंस छुड़वाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता मेथाडोन लेगा तो चलो काफ़ी देर बाद, पहले अगर 2 घंटे बाद खाता था तो अब 12 घंटे बाद खाया करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को छोड़ देगा वो। सही है। और उतना अब उसको एक्साइटेशन नहीं हो रही, तो वो भी कहेगा यार अजीब गोलियाँ, ऐसा ऐसा छोड़ूँ तो बेहतर ही है। तो एक तो मेथाडोन हो गया, दूसरा है सुबॉक्सोनोन। ये आपके पास बुप्रेनॉर्फिन और नैलोक्सोन का मिक्सचर है। बुप्रेनॉर्फिन आपको पता है ना, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होता है, तो इसके भी मिले जुले से तासुरात हैं। ये भी पार्शियल एगोनिस्ट होता है आपके म्यून रिसेप्टर का, यानी कि पेन किलर वाला इफेक्ट थोड़ा सा कॉज करेगा, और बाकी कुछ का एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, वो मिले जुले करके विड्रॉल सिम्टम्स को कम रखेगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन वगैरह कॉज नहीं करेगा। ओके ओके बात। तो ये ड्रग हम दे रहे होते हैं। अच्छा, मेथाडोन के बारे में फर्दर वो बता रहे हैं, मेथाडोन परमिट्स अ स्लो टेपरिंग। पहले क्या होता था, एकदम जब ओपियोइड बॉडी में काम होते थे तो बंदा बेताब होता था और दोबारा नशा कर लेता था। अब क्या है, आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो रहे हैं ओपियोइड बॉडी में से। जब आहिस्ता आहिस्ता ओपियोइड बॉडी में से ख़त्म होते हैं तो बंदा सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, तो वो इतना बेताब नहीं होता दोबारा दवाई खाने के लिए, दोबारा कोई नशा करने के लिए। सही होगी बात। फर्दर बता रहे हैं, प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ मेथाडोन ब्लॉक्स यूफोरिया इंड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ डोजेज ऑफ। हाँ, ये बात मैं बताइए कि उतनी खुशी भी कॉज नहीं करता मेथाडोन। जो शॉर्टर एक्टिंग होती है, हीरोइन होगी, मॉर्फिन हो गई, वो बहुत ज़्यादा खुशी कॉज कर रहे हैं। ये उतना खुशी वाला इफेक्ट नहीं रखता, बल्कि अगर किसी ने हीरोइन ली भी है और उतनी ज़्यादा खुशी की बजाय खुशी उसकी कम कर देगा। तो ये आपके पास ओपियोइड डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए यूज होते हैं। थैंक यू भाई, मेरी वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।